हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में। दोस्तों, आबकारी और परिवहन आरक्षी और साथ ही उप आबकारी निरीक्षक, इसके लिए जो हमारे द्वारा सीरीज शुरू की गई है टारगेट बैच, ठीक है, इसका आज 8वीं क्लास में आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। इससे पहले 7 क्लासों में हम उत्तराखंड बहुत सारा हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग, उम्मीद है आप लोग रिविजन कर रहे होंगे, क्योंकि यदि रिविजन नहीं करेंगे तो फिर मेरा पढ़ाना भी व्यर्थ है और आपकी तैयारी करना भी व्यर्थ है। ठीक है, बिना रिविजन के कोई भी चीज आपको ना याद होगी ना समझ में आएगी। ठीक है, तो बेहतर है आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। और साथ ही एक और चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, कल से मैं एक सीरीज पुनः आपके लिए शुरू कर रहा हूँ, उत्तराखंड जिला दर्शन। ठीक है, जिला दर्शन इस नाम से तो नहीं करूंगा, उत्तराखंड जिलों से संबंधित जानकारी। उसमें प्रत्येक जिले को हम डीपली कवर करेंगे, जिसमें जिले से संबंधित जो भी फैक्ट होगा हर चीज हम जानेंगे। ठीक है, क्योंकि कई सारे प्रश्न जिलों से, मंदिरों से, गुफाओं से, या फिर इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं, कौन सी ताल कहाँ पर है, कौन सा बुग्याल कहाँ पर है, ये सारी चीजें हमारे जिला दर्शन सीरीज में कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा। वैसे मैं रात्रि 9 बजे उस क्लास को देने के विचार में हूँ, तो आप लोग अपना मत भी दीजिएगा। ठीक है, किस टाइम क्लास, हालांकि 9 बजे ही मेरा मुझे उचित लग रहा है, तो यदि आप लोग अपना मत भी उसमें जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो साथ ही शुरू करते हैं इस क्लास को। देखो, आज हमारा है कत्यूरी प्रशासन में प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन, ठीक है, प्रांतीय प्रशासन कैसा था कत्यूरी काल में? मतलब एक राज्य हो गया, उनका साम्राज्य हो गया, साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। ठीक है, और इसके अतिरिक्त वहां पर जिले भी थे कुछ। उस काल में जो 5 महत्वपूर्ण जिले थे जिन्हें विषय कहा जाता है, वो भी हम इसमें देखेंगे। और उससे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। मतलब सबसे छोटा ग्राम था, ग्राम से ऊपर विषय, और फिर प्रांत, प्रांत क्या था? साम्राज्य। ठीक है, तो मतलब कत्यूरी शासन का जो पूरा साम्राज्य हो गया, प्रांत हो गया, प्रांत के नीचे विषय हो गए, ठीक है, विषय के नीचे ग्राम हो गया। तो इस तरह से उनका प्रशासन चलता था। देखो, प्रांतों में विभाजित था। ठीक है, प्रांतों में विभाजित था। देखो, कत्यूरी प्रशासन की बात हो रही है। अब इसी चीज को बार बार लिखूंगा तो ज्यादा समय उसमें लगेगा। ठीक, तो आप लोग समझ जाइए, यहाँ पर केवल कत्यूरी की ही चर्चा हो रही है अभी। तो कत्यूरी काल प्रांतों में विभाजित था। ठीक है, जहां जिसका प्रमुख क्या होता था? जिसका प्रमुख उपरिक। ठीक है, उपरिक या प्रांतपति। ठीक है, प्रांतपति या उपरिक उसका प्रमुख होता था। फिर इसके नीचे कुछ विषय भी थे, विषयों में भी विभाजित था। फिर नीचे, ठीक है, विषयों में विभाजित। यहाँ पर विषय से अर्थ क्या है? जनपद। विषय मतलब जिला या फिर जनपद। ठीक है, विषयों में विभाजित था, जिसमें जो महत्वपूर्ण विषय थे, एक था देखो ऐसाल विषय, ऐसाल विषय था। दूसरा कौन सा था इसमें? अंतराग विषय, अंतराग। ठीक है, तीसरा कौन सा था इसमें? टंकणपुर। ठीक है, चौथा विषय कौन सा था इसमें? टंकणपुर के अलावा कार्तिकेयपुर, और साथ ही एक और विषय था इसमें, मायापुर हाट। ठीक है, मायापुर हाट। तो इसमें कुल 5 विषय देखने को मिलते हैं उस काल में। ठीक है, यानी कि 5 जिले, कत्यूरी काल में 5 जिले देखने को मिलते हैं। विषय मतलब क्या है? जिले से संबंधित है। ठीक है, प्रांत मतलब राज्य से संबंधित है। तो ऐसाल विषय का जो क्षेत्र था वो भागीरथी और यमुना, यानी कि गंगा और यमुना के मध्य। ठीक है, गंगा यमुना के मध्य, इसको कर लेना, गंगा प्लस यमुना के मध्य। तो दक्षिण वाला एरिया हो गया, साथ ही भागीरथी के मध्य भी। ठीक है, भागीरथी यानी कि टिहरी वाला एरिया हो गया, उत्तरकाशी का एरिया हो गया, और साथ ही हरिद्वार से रिलेटेड जो देहरादून वाला एरिया है हल्का, वो इसमें आ गया। ठीक है, अंतराग कौन सा था? अंतराग था देखो अलकनंदा घाटी, अलकनंदा घाटी। ठीक है, जिसमें देवप्रयाग से लेकर ऊपर कर्णप्रयाग तक के आसपास का एरिया हो गया। टंकणपुर कौन था? वर्तमान चमोली, वर्तमान चमोली। इसमें देखो चमोली, नंदप्रयाग, गोपेश्वर वाला एरिया आ गया। ठीक है, वर्तमान चमोली एक प्रॉपर चमोली स्थान भी है। चमोली जनपद के अलावा एक चमोली स्थान भी है। ठीक है, उस चमोली स्थान की इसमें चर्चा हो रही है, पूरे जनपद की नहीं। जनपद में तो गैरसैंण भी आता है, जोशीमठ आता है, बहुत बड़ा है।
यहाँ पर जो स्थान है उसकी चर्चा हो रही है, ठीक है। चमोली जो कि अलकनंदा नदी के तट पर ही बसा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें देखो चमोली, साथ ही नंदप्रयाग, गोपेश्वर, ये वाला एरिया इसमें आता था। अगला देखो एक था यहाँ पर कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर यानी कि जोशीमठ से लेकर, जोशीमठ से लेकर कहाँ, गोमती घाटी, गोमती घाटी यानी कि बागेश्वर में, ठीक है। और पांचवा कौन सा था, मायापुर हाट, ये कहाँ था, हरिद्वार, ठीक है। देखो 5 जिलों में विभाजित था जिन्हें विषय कहा जाता है, जिसमें ऐशाल विषय था, अंतराग विषय था, टंकणपुर विषय था, ठीक है। और साथ ही कार्तिकेयपुर विषय था और मायापुर हाट विषय था। एक बार ये प्रश्न बना हुआ है, टंकणपुर विषय किस जिले से संबंधित है, या फिर टंकणपुर जो एरिया था, या फिर किसका प्राचीन नाम टंकणपुर था, किसका था, चमोली का प्राचीन नाम टंकणपुर था, ठीक है। लाल सांगा भी उसको कहा गया है। देखो 5 विषय थे, इससे नीचे जो सबसे छोटी इकाई थी कौन सी थी, ग्राम, ठीक है। इसका मुखिया क्या होता था, गांव का मुखिया कौन होता था, जो प्रमुख अधिकारी होता था इसमें, महामनुष्यम या फिर महामुकद्दम, ठीक है। महामनुष्यम या फिर महामुकद्दम इसका प्रमुख अधिकारी होता था, किसका, ग्राम का। तो ग्राम का प्रमुख क्या हो गया, महामुकद्दम या फिर महामनुष्यम। तो मैं यदि कतुरी काल देखते हैं, इसमें सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, साम्राज्य, कत्यूरी साम्राज्य, फिर प्रांत, ठीक है, विषय और ग्राम, यही 4 इकाइयां हमने देखी। ये आपने डीपली समझा, ये तुमने बेसिक सा समझना है। साम्राज्य का प्रमुख कौन हो जाएगा, शासक यानी कि राजा, प्रांत का उपरिक, विषय का विषयपति, ठीक है, उपरिक या फिर प्रांतपति, और नीचे कौन हो जाएगा, ग्राम का महामनुष्यम या फिर मुकद्दम, महामुकद्दम या महामनुष्यम। बस इतना भी याद रख लो आप लोग, ठीक है। ये तो आपने समझना है, 5 विषय थे, कौन कौन से विषय थे, उनका क्षेत्र क्या था, और साथ ही इसको शॉर्ट में भी आपने ध्यान रखना है। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, क्या थी, ग्राम थे। तो कत्यूरी प्रशासन में हमने, पिछली क्लास में हमने केंद्रीय प्रशासन देखा था, इस क्लास में हमने प्रांतीय प्रशासन देखा। प्रांतीय प्रशासन कैसे चलता था, क्या चलता था, वो सारी चर्चा हम इसमें कर चुके हैं, ठीक है। अब है देखो कत्यूरी कालीन आय के स्रोत, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा देता हूँ। आय के स्रोत, ठीक है। आय के स्रोत क्या क्या होंगे उस काल में, देखो कृषि तो होगा ही होगा, ठीक है, पशुपालन भी था, साथ ही देखो वन संपदा थी और खनिज। ये चार तरह की चीजें थी जो आय के स्रोत के अंतर्गत आती थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था, भूमि कर। सबसे महत्वपूर्ण क्या था, भूमि कर, ठीक है। भूमि कर इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। देखो पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ शब्दावली लिखाई थी, ऐसे ही 2-4 शब्द आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, जिसमें है क्षेत्रफल, ठीक है। पहला शब्द क्या है, क्षेत्रपाल, ये कृषि की उन्नति का ध्यान रखता है, ठीक है। कृषि की उन्नति कौन करेगा, मतलब कृषि कार्य में किस तरह से नवाचार होगा, क्या होगा, ठीक है, पैदावार क्या है, कैसे बढ़ेगी, या फिर जो भी उस काल में कृषि की उन्नति की चीजें रही होंगी उनका प्रयोग करना, या फिर उनको राज्य में लाना, लागू करना, ये सब किसका काम होगा, क्षेत्रपाल का, ठीक है। क्षेत्र माने क्या होता है, खेत, खेत को पालने वाला ऐसे समझ लो, क्षेत्रपाल, ठीक है। कृषि की उन्नति किसका काम होगा, क्षेत्रपाल का। दूसरा था प्रभातर, ठीक है। एक था प्रभातर जो कि भूमि की विधिवत माप करता था, भूमि की विधिवत माप, ठीक है। भूमि कितनी है, क्या है, ये सब माप कौन करेगा, प्रभातर।
और माप कैसे होती थी, जितना उसमें बीज लगता था। जैसे माना एक नाली जमीन है, उसमें एक नाली बीज लगेगा, माना एक मुट्ठी जमीन है तो उसमें एक मुट्ठी बीज लगेगा, ठीक है। मतलब जितना जिसमें बीज लग गया, जहां जितने एरिया में एक मुट्ठी बीज बोया गया वो एक मुट्ठी जमीन हो गई, और जितने एरिया में एक नाली बीज बोया गया वही नाली जमीन हो गई। तो इस तरह से भूमि की नाप होती थी, ठीक है। देखो, प्रभातर नामक अधिकारी जो भूमि की विधिवत माप करता था। इसके अलावा कुछ इसमें एक औपचारिक या फिर सट्टकोश, औपचारिक या पट्टकोश था, ठीक है, पट्टकोश। ये क्या था, भूमि रिकॉर्ड, भूमि रिकॉर्ड इसके पास रहते थे। पिछली क्लास में हमने एक अक्षपट्टालाधिकृत शब्द पढ़ा था। वो जो भूमि रिकॉर्ड रखता है उसका सर्वोच्च अधिकारी होता था। लेकिन ये क्या था, ये छोटे स्तर पर। कत्यूरी साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य है, कुमाऊं में, गढ़वाल में फैला हुआ है, तो हर जगह छोटे छोटे अधिकारी तो रहे ही होंगे, है ना। तो जो छोटे छोटे अधिकारी थे उनको कहा जाता था औपचारिक। ये तहसीलदार के लिए भी ये शब्द प्रयुक्त हुआ है प्राचीन उत्तराखंड में, औपचारिक या फिर पट्टकोश, ठीक है। जो समीक्षा अधिकारी था 2016 का, उसमें प्रश्न पूछा गया था औपचारिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, जो भूमि रिकॉर्ड रखता है उसके लिए या फिर तहसीलदार के लिए, ठीक है। तो ये हो गया औपचारिक शब्द, ध्यान रखिएगा, या फिर पट्टकोश जो कि भूमि रिकॉर्ड रखता था। उसके बाद आता था, देखो, भूमि की माप मैंने बता दिया आपको कैसे होती थी। मापन इकाई क्या क्या थी, मापन इकाई द्रोणवापम, ठीक है, एक द्रोणवापम थी और दूसरा नालीवापम। द्रोणवापन और नालीवापम, ये दो मापन की इकाइयां थी, यानी कि भूमि मापने की जो इकाइयां थी, द्रोणवापम और नालीवापम, ठीक है। और जितनी एरिया में एक द्रोण बीज लगेगा वो एक द्रोण जमीन होगी, और जितने एरिया में एक नाली बीज लगेगा वो एक नाली जमीन हो गई। यहां तक समझ गए आप लोग, ठीक है। आगे देखो, जो अन्य महत्वपूर्ण शब्दावलियां उसमें एक था, देखो, खंड रक्षा, स्थानाधिकृत या फिर खंडपति, ठीक है, अलग अलग है। देखो, खंड रक्षा, स्थानाधिकृत या फिर खंडपति, ये कौन थे, वन एवं खनिज संपदा। जो वन और खनिज संपदा को देखता था, ठीक है, इनकी रक्षा करता था, इनके संबंध में जो भी चीजें करनी है किसके अंतर्गत ही आती थी, जो खंड रक्षा, स्थानाधिकृत या फिर खंडपति है उसके अंतर्गत, ठीक है, वन एवं खनिज संपदा आती थी। तो हम देख रहे हैं आय के स्रोत, ठीक है। आय के स्रोत में महत्वपूर्ण क्या है, भूमि कर। सबसे ज्यादा जो राज्य को आय होती थी वो भूमि कर से होती थी, ठीक है। उसके अलावा देखो, पशुपालन से भी आय होती थी, वनों से भी आय होती थी, और साथ ही साथ जो खनिज है उनसे भी आय होती थी, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हमने देखी, क्षेत्रपाल जो कि कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था, प्रभातर जो कि भूमि की विधिवत माप रखता था। देखो, बहुत सारे हैं, कम से कम जो कुमाऊं का इतिहास लिखा है बद्रीदत्त पांडे जी ने, उसमें पूरे 2 पेजों में शब्दावलियां दी गई हैं, ठीक है। तो सारे महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको लिखा दिए हैं, ठीक है। पूरे 2 पेजों में कम से कम 60 से 70 उसमें दे रखे, तो उतना हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। उपचारिक क्या था, ये पहले पूछा गया है, तहसीलदार के रूप में होता था जो भूमि रिकॉर्ड रखता था। आज भी तुम्हें कहाँ से मिलता है भूमि रिकॉर्ड, तहसील से ही तो मिलता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से लगा लो। यदि किसी को अपनी जमीन खाता खतौनी वगैरह निकालनी है, हालांकि ऑनलाइन भी निकल जाती है, लेकिन रहती कहाँ पर है, तहसील में, ठीक है। तो यहाँ पर भी तहसील में रहती थी, कौन रखता था उसको, उपचारिक, ठीक है। नीचे देखो, मापन इकाइयां क्या कहती है, द्रोणवापम और नालीवापम। साथ ही खंड रक्षा, स्थानाधिकृत और खंडपति क्या थे, जो वन और जो खनिज संपदा है उसका ध्यान रखते थे, ठीक है। इसके अलावा देखो, कर, यहाँ से प्रश्न बना हुआ था अभी ईओ के पेपर में, कर से। यहाँ पर जो भोगपति थे और शौल्किक थे, भोगपति प्लस शौल्किक, ये क्या थे, कर वसूलने वाले, कर वसूलने वाले क्या क्या कहलाते हैं, भोगपति कहलाते हैं और शौल्किक कहलाते थे, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था, इससे पहले शायद पौरव वंश में हमने देखा था, वहां पर एक था भौगिक,
ठीक, और एक था भोगिक था, एक भागिक था, जो भी था, ठीक है। भाग और भोग दो प्रकार का कर लिया जाता था। और यहाँ पर जो था भोगपति और सौल्किक। इसके अलावा हमने देखा था गौलमिक, जो पैदल सेना थी, पैदल सेना को गौलमिक कहा जाता है, ठीक है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है, ये सौल्किक है कर वसूलने वाला, गौलमिक है पैदल सेना, तो दोनों अलग अलग है। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कत्यूरी काल में गौलमिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वहां पर कर वसूलने वाला व्यक्ति ये भी दे देगा, तो कर वसूलने वाला आपने नहीं करना है। आप जो सही आंसर करेंगे वो क्या होगा, पैदल सेना के लिए। जबकि जो कर वसूलने वाला वो क्या है, सौल्किक, ठीक है। भूपति और सौल्किक क्या थे, कर वसूलने वाले थे। इसके अलावा देखो प्रजा से बिष्टी या फिर बेगार, ठीक है, लेने का कार्य कौन करते थे, चाट प्रचार जो कर्मचारी होते थे, ठीक है। चाट प्रचार या फिर भाट इनको कहा गया है। चाट प्रचार कर्मचारी क्या करते थे, प्रजा से बिष्टी या बेगार, मतलब एक रजिस्टर बना दिया जहां पर सबकी जो प्रजा है उसका बारी बारी से नंबर चढ़ाते रहेंगे, ठीक है। और बेगारी मतलब बिना किसी पारिश्रमिक के उनसे श्रम करवाना, ठीक है। बेगारी जिसका उन्हें मतलब कोई भी उन्हें मेहनताना नहीं दिया जाएगा, तो बेगारी इत्यादि जो करवाने का कार्य था किसका था, जो चाट प्रचार कर्मचारी थे उनका होता था, ठीक है। तो कर्म आपने ध्यान रखना है, भोगपति और सौल्किक थे जो कर वसूलते थे। इसके अलावा समाज कैसा था, कत्यूरी कालीन समाज, देखो ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, और साथ ही यहाँ पर इन्हें राज्य से संरक्षण प्राप्त था, राज्य से संरक्षण प्राप्त किन्हें, ब्राह्मणों को, ठीक है। राज्य से संरक्षण प्राप्त था, समाज में ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, साथ ही जो क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये वर्ग भी वहां पर देखे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो उस काल में खस, साथ ही कोल और जो किरात प्रजाति हैं वो भी वहां पर विद्यमान थी, ठीक है। साथ ही भोटिया भी विद्यमान थे। देखो ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, राज्य से इन्हें संरक्षण प्राप्त था, और छोटे राजकुमार रैंका कहलाते थे, छोटे राजकुमार रैंका। देखो दो तरह के रैंका थे ये, कत्यूरी काल में जो छोटे राजकुमार थे उन्हें भी रैंका कहा जाता था, और साथ ही जो डोटी के राजा होते थे, मल्ल राजा, ठीक है, डोटी के मल्ल थे, उन्हें भी रैंका कहा जाता था, ठीक है। तो प्रश्न पहले यही बना हुआ है कि डोटी के राजाओं को किस नाम से जाना गया है, डोटी के जो मल्ल राजा थे उन्हें किस नाम से जाना गया है, रैंका नाम से। तो अलग अलग किताबें अलग अलग चीजें उसमें दे रखी हैं। तो किताबों में ये भी दे रखा है जो इस काल के छोटे राजा थे वो मतलब छोटे राजकुमार थे, राजा के बेटे थे, वो रैंका कहलाते थे। और साथ ही जो डोटी के राजा थे वो भी रैंका ही कहलाते थे, ठीक है। तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर समाज हमने देख लिया। इसके अलावा अब देखो धर्म, धर्म कौन सा प्रचलित था, हिंदू धर्म यहाँ पर था। हिंदू धर्म के अंतर्गत भी देखो शैव और वैष्णव मत को मानने वाले लोग थे, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर मतलब जो ज्यादातर मंदिर मिले हैं भगवान शिव के और विष्णु के मंदिर मिले हैं, तो इसीलिए इस काल में शैव और वैष्णव लोग बहुतायत मात्रा में रहे होंगे, ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। लेकिन जैन और बौद्ध की भी यहाँ पर उपस्थिति रही होगी, क्यों, क्योंकि जो भूदेव है हमने देखा था, ठीक है, उसने बुद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि धारण की थी, यानी कि उसने यहाँ से बौद्धों को भगाया था, उनको मारा पीटा भगाया, उन्हें परेशान किया। तो कहीं ना कहीं जब बौद्ध रहे होंगे तभी उसने उनको प्रताड़ित किया होगा, इसलिए उसने बुद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है। तो यानी कि बौद्ध भी यहाँ पर रहे होंगे, जैन भी यहाँ पर थे, साथ ही शैव और वैष्णव लोग थे, मतलब मुख्यतः यहाँ पर हिंदू धर्म की अधिकता थी, ठीक है। ये भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कत्यूरी कालीन कला, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। कला जो कि लास्ट पॉइंट है इस काल का। एक और चीज आप लोग नोट कर लो इसमें, ठीक है। राजभाषा क्या थी इनकी, संस्कृत, और लोक भाषा क्या थी, पाली। राजभाषा यानी कि जिसमें राजकाज होता था, लोगों को संदेश देना है या फिर राज्य में जो भी कार्य हो रहे हैं वो सब किस में होते थे, संस्कृत में। लेकिन आम बोलचाल की जो भाषा थी वो क्या थी, पाली भाषा थी, ठीक है। कुमाऊनी नहीं थी, पाली भाषा थी। कुमाऊनी हम बाद में देखेंगे, ठीक है।
तो जो पाली भाषा थी वो आम बोलचाल की, जो लोग आपस में बातें करते थे वो पाली भाषा में करते थे, और जो राज्य का सारा काम होता था वो संस्कृत में होता था। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं हम कत्यूरी कालीन जो स्थापत्य कला है। स्थापत्य कला, एक पॉइंट आप लोग नोट कर लो, उत्तराखंड में स्थापत्य कला की दृष्टि से जो समृद्ध काल माना जाता है कत्यूरी काल माना जाता है, या फिर उत्तराखंड में स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है? कत्यूरी काल को। उत्तराखंड में स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है? कत्यूरी काल को। तो आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है। स्थापत्य कला का सबसे समृद्ध काल कत्यूरी काल, या फिर सबसे जो स्वर्णिम काल है किसको कहा जाता है? कत्यूरी काल को कहा जाता है। स्थापत्य कला में क्या क्या था देखो, एक तो मंदिर निर्माण, दूसरी थी मूर्ति कला। मंदिर निर्माण और फिर मूर्ति कला, ठीक है। मंदिर निर्माण दो तरह से होता था, एक होते थे छत्रयुक्त मंदिर, छत्रयुक्त मंदिर, दूसरे थे शिखर युक्त मंदिर, शिखर युक्त मंदिर। छत्रयुक्त मंदिरों की क्या विशेषता थी देखो, एक तो जहां पर भी थे एकल मंदिर के रूप में बनाए गए, यानी कि एक एक मंदिर ही बनाया गया है। जबकि शिखर युक्त मंदिर कैसे थे? ये बहुत सारे परिवार समूह में बनाए गए हैं। माना भगवान शिव का बनाया तो कार्तिकेय का भी बना दिया, गणेश का भी बना दिया, पार्वती का भी बना दिया, ठीक है। इस तरह से नंदी भी दर्शा दिए बाहर से, तो 5-6 मंदिर एक साथ हो गए परिवार समूह में, या फिर बहुत सारे मंदिर एक साथ यहाँ पर बनाए गए हैं जो शिखर युक्त में है। जबकि छत्रयुक्त में आपको सिंगल सिंगल मंदिर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो छत्रयुक्त मंदिर, इनको पैगोडा प्रकार के मंदिर कहा जाता है। ये प्रश्न बना हुआ है एक बार, ठीक है। पैगोडा प्रकार के मंदिर, जो छत्रयुक्त मंदिर है उनको पैगोडा प्रकार के मंदिर कहा जाता है। इसके अलावा पत्थर और लकड़ी से निर्मित थे, पत्थर और लकड़ी से निर्मित, पत्थर और लकड़ी से निर्मित थे पैगोडा प्रकार के मंदिर इनको कहा जाता है, ठीक है। पत्थर यानी कि पाषाण, लकड़ी यानी कि काष्ठ, आपको ऐसे भी मिल सकता है पाष्ठ, जो काष्ठ है और पाषाण है उन दोनों से ये निर्मित थे। इन मंदिरों की विशेषता क्या थी? नीचे इनमें पूरा यहाँ पर ये पत्थर रहते थे, लेकिन ऊपर में एक छत्र के समान यहाँ पर लकड़ी का एक छत्र सा बनाया जाता है इस तरह से, ठीक है। आप लोग उदाहरण के रूप में इसमें लिख लो, जैसे जोशीमठ का नरसिंह मंदिर है, ठीक है। अब आपका काम क्या है? आपने क्लास के बाद जाने से तो गूगल पे केदारनाथ मंदिर देखना है, उसका फोटो देखना है, नरसिंह मंदिर देखना है, फोटो देखना है, ठीक है। या फिर गोपेश्वर का रुद्र महादाई जो मंदिर है वो देखना है आपने। इन मंदिरों को देख के आपको एक पता चलेगा कि ये मंदिर होते कैसे थे। ये सारे मंदिर कैसे हैं? छत्रयुक्त प्रकार के मंदिर हैं, ठीक है। जिसमें देखो केदारनाथ मंदिर, ठीक है, लाखा मंडल, लाखा मंडल का मंदिर, ये सब कत्यूरी शैली में बने हुए हैं, ठीक है। और जोशीमठ का नरसिंह मंदिर, जोशीमठ का नरसिंह मंदिर, ठीक है, नरसिंह मंदिर। इसके अलावा देखो गोपेश्वर मंदिर, गोपेश्वर का जो रुद्र महालय मंदिर है, ठीक है। बिनसर महादेव, बिनसर महादेव मंदिर हो गया, और देवलगढ़ मंदिर हो गया, साथ ही नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा। अब आपने एक चीज देखो, भविष्य में यदि आपसे सवाल पूछेगा कि केदारनाथ मंदिर किस शैली में बना है, तो मुझे तो नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा कि कत्यूरी काल में है तो कत्यूरी शैली में ही बनेगा। ऐसे ही लाखा मंडल मंदिर कत्यूरी शैली में बना है, जोशीमठ का नरसिंह मंदिर कत्यूरी शैली में है, ठीक है। गोपेश्वर का रुद्र महालय मंदिर कत्यूरी शैली में है। ये सब मंदिर किस में बने? विंसर महादेव कत्यूरी शैली में, देवलगढ़ का मंदिर कत्यूरी शैली में, नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा, ये सब किस में? कत्यूरी शैली में, कत्यूरी शैली, ठीक है। जो कि नागर शैली के लगभग समानता रखती है कत्यूरी शैली। और जो शिखर युक्त मंदिर है ये भी कत्यूरी काल में बने, तो ये भी कत्यूरी शैली से ही बने होंगे। मतलब कत्यूरी काल के जितने भी मंदिर बने ये सब किस में बने? कत्यूरी शैली में। अब देखो आपने क्या करना है, जो अलग से मंदिर हैं, कुछ एक आध, जैसे बद्रीनाथ मंदिर है, कुछ एक आध मंदिर है जो अलग शैली में बने, कत्यूरी से हटके, कुछ पांडव शैली में, कुछ मुगल शैली में, उनको याद रखो ना।
बाकी ये तो आपको पता ही चल गया कत्यूरी काल में बने तो कत्यूरी शैली में। क्यों आप रट्टा मारेंगे कि ये मंदिर किस शैली में, वो मंदिर किस शैली में। इसको यदि आप समझ गए एक बार छत्रयुक्त मंदिर, अब क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा डीप भी बन सकता है कि लाखा मंडल, जो मंदिर है लाखा मंडल में, वो कत्यूरी काल की किस शैली में निर्मित है तो कत्यूरी शैली लेकिन छत्रयुक्त शैली है, फिर शिखर युक्त शैली है, एक दो आपको और उटपटांग नाम दे देगा। तो वहां पर आपने ध्यान रखना है छत्रयुक्त मंदिर है, ठीक है, जिसमें छत्र बना हुआ ऊपर से लकड़ी का। जो शिखर युक्त मंदिर है इनकी विशेषता क्या है, परिवार समूह का होना। परिवार समूह में होना क्या है इनकी विशेषता, मतलब जहां पर कोई एक बनेगा फिर उनकी पूरी फैमिली के मंदिर भी वहां पर बनेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया, यदि भगवान शिव का कहीं पर मंदिर बनेगा तो पार्वती जी का भी बनेगा, कार्तिकेय जी का भी, गणेश जी का भी, बाहर से नंदी का भी, हर किसी का मंदिर वहां पर देखने को आपको मिलेगा। दो चार और रक्षक भी बन जाएंगे साइड में, जैसे जागेश्वर मंदिर समूह है, पूरे 124 मंदिर है वहां पर, ठीक है। वर्तमान में हालांकि 105 मंदिर रह गए हैं। जैसे आदि बद्री मंदिर समूह है, पूरे 16 मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। द्वाराहाट मंदिर समूह है, या फिर जो कटारमल मंदिर समूह है अल्मोड़ा में, ये सब क्या है, शिखर युक्त शैली के उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर परिवार समूहों के मंदिर देखे गए हैं, बहुत सारे मंदिर एक साथ यहाँ पर देखे गए हैं, ठीक है। तो देखो विशेषता क्या है, परिवार समूह में होना, इनमें लोहे लोहे की छड़ प्लस कास्ट और साथ ही पाषाण, इन तीनों का इसमें प्रयुक्त हुआ है। इनमें एक शिखर, इनमें एक विशेषता ये भी, इनमें फलक से निकाले गए हैं, ठीक है। यहाँ पर तो छत्र सा बनाया गया ऊपर से, देखो इस तरह से ये छत्र बन गया, इनमें लोहे के बीच बीच में फलक से भी निकाले गए हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए देखो, आप लोग सीधा उदाहरण देखना, फोटो निकालो देखना, जागेश्वर मंदिर, जागेश्वर मंदिर समूह पढ़ा भी था हमने क्लास में कि जागेश्वर में लकुलीश मंदिर, नवदुर्गा मंदिर, नटराज मंदिर, महिषमर्दिनी मंदिर किसने बनाया था, ईष्टगण ने, भूले तो नहीं होंगे अभी, ठीक है। तो जागेश्वर मंदिर समूह किस काल का है, कत्यूरी काल का है। किस नदी के किनारे स्थित है, जटा गंगा नदी के किनारे, पिछली क्लास में मैंने बताया था। और उसी के समीप एक और मंदिर आता है, झाकर सेम मंदिर, लिख लो इसको, ये पॉइंट पूछा गया है पहले। झाकर सेम मंदिर जागेश्वर के समीप ही आता है, ठीक है। और उसे उत्तराखंड में देवदार के वनों का रक्षक कहा जाता है। जो झाकर सेम मंदिर है उसको देवदार के वनों का रक्षक कहा जाता है। ये प्रश्न पहले यूकी ट्रिपल एससी पूछ चुका है, ठीक है। तो जागेश्वर मंदिर समूह हो गया, साथ ही देखो द्वाराहाट मंदिर समूह हो गया, ठीक है। और बैजनाथ के मंदिर हो गए, बैजनाथ मंदिर हो गई, ठीक है। साथ ही आदि बद्री मंदिर हो गए, आदि बद्री मंदिर समूह, इनको याद रखना बहुत आसान है, एक बार आप इनको याद रख लो ऐसे ही, ठीक है। जैसे कटारमल मंदिर हो गया, इसने बनाया था राजा कटारमल्ल देव ने। आदि बद्री मंदिर समूह हो गया, ठीक है, कत्यूरी कालीन है ये भी। ये किस नदी के तट पर स्थित है, आटागाड़ के किनारे, ये आटागाड़ के किनारे स्थित है। शायद हमने नदी तंत्र में इसको देखा था, ठीक है, इसको मैंने पढ़ाया था आपको, आटागाड़ के किनारे ये स्थित है। देखो शिखर युक्त मंदिर, इनकी विशेषता क्या है, परिवार समूहों में होना। तो क्वेश्चन बनेगा आदि बद्री मंदिर समूह किस काल का है, कत्यूरी काल का है। क्वेश्चन बनेगा आदि बद्री मंदिर समूह कत्यूरी काल में किस शैली में निर्मित हुआ है, तो किस में है, शिखर युक्त शैली में, ठीक है। छत्र युक्त में जो सिंगल मंदिर है, शिखर युक्त में जो ढेर सारे मंदिर एक साथ हैं, ठीक है। और कत्यूरी काल के जो मंदिरों की विशेषता है, इसमें आप देखेंगे अधिकांश मंदिर किसके हैं, भगवान शिव के हैं। जैसे जागेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। आदि बद्री मंदिर समूह जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। इसके अलावा देखो केदारनाथ, ये सब किसको है, भगवान शिव को। कटारमल सूर्य, हालांकि वो सूर्य देवता को समर्पित है, लेकिन अधिकांश किसको समर्पित है, भगवान शिव को, और उसके बाद भगवान विष्णु को। इसलिए हमने देखा था कि यहाँ पर जो शैव और वैष्णव थे उन दोनों की ही प्रधानता थी, तो उन दोनों के ज्यादातर मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। ये हो गया कत्यूरी कालीन मंदिर। अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। मूर्तिकला देखो उतनी ज्यादा स्तर पर नहीं थी, लेकिन कुछ कुछ जगह यहाँ पर मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध थे, जैसे लाखा मंडल, ठीक है। लाखा मंडल से आपको पता भी होगा मूर्तियों का भंडार मिला है, बहुत सारी मूर्तियों का भंडार कहाँ से मिला है, लाखा मंडल से, ठीक है। इसके अलावा देखो गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार,
गंगाद्वार भी प्रसिद्ध था, श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर प्रसिद्ध था। और आदि बद्री, जोशीमठ, और जागेश्वर, ये कुछ मूर्ति बनाने के प्रमुख केंद्र थे, ठीक है। लाखा मंडल, गंगाद्वार, इसके अलावा देखो कालीमठ, कालीमठ से भी हरगौरी की मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ से किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है? हरगौरी की, ठीक है। कालीमठ से किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है? हरगौरी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कत्यूरी काल में मंदिर कैसे बने थे, कहाँ कहाँ बने थे, कौन कौन सी शैली में बने थे। और ये जितने भी मंदिर यहाँ पर अब नोट कर दिए, ये सब किस शैली में है? कत्यूरी शैली में। अब इनको आपको अलग से रट्टा मारने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए। और साथ ही हरगौरी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? काली मठ से प्राप्त हुई है, खंडित मूर्ति अभी भी, ठीक है। और बाकी लाखा मंडल, गंगाद्वार, श्रीनगर, आदि बद्री, जोशीमठ और जागेश्वर, ये कहते हैं उस काल में मूर्ति निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। और लाखा मंडल से बहुत सारी मूर्तियां एक साथ पाई भी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कत्यूरी के, देखो किसी भी शासन का यदि शुरुआत होती है, कोई भी शासन यदि बहुत बेहतरीन करता है, जैसे कत्यूरी काल था, कत्यूरी काल में शासक जनता के बहुत हितैषी थे, ठीक है। जनता को उतना प्रताड़ित नहीं किया उन्होंने, जनता को भी ज्यादा कर नहीं लगाए उन्होंने, मतलब जनता की भी सोची समझी, ठीक है, जनता को भी सोचा समझा, जनता के लिए भी किया, कार्य किए। लेकिन पीक पर पहुंचने के बाद हर किसी का अंत होता है, ठीक है। हर कोई पीक पर पहुंचता है, उसके बाद ढलना शुरू हो जाता है। तो कत्यूरी काल भी धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्त हो गया। कारण मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। सबसे पहला देखो, जनता पर कर कम लगाए तो राज्य को नुकसान तो होगा ही, बहुत मतलब कम मात्रा में, ज्यादा प्रताड़ित भी नहीं करना, लेकिन इतना तो लेना ही चाहिए कि जिससे राजकाज चल सके, ठीक है। क्योंकि उस काल में एकमात्र कर ही ऐसा जो उपाय था जो राजकोष को बढ़ाता था। दूसरा क्या हो गया? राजधानी परिवर्तन। जब फर्स्ट क्लास चल रहा था जोशीमठ में, उनका बढ़िया शासन चल रहा था, ठीक है, कार्तिकेयपुर में, यहाँ से राजधानी को कत्यूर ले जाना। तो कत्यूर ले जाने में देखो सेना का नुकसान, और जो यहाँ पर हमने देखा ऊंट भी इनकी सेना में थे, हाथी भी इनकी सेना में थे, घोड़े भी थे, उनका भी नुकसान, हथियारों का नुकसान, पैसे का नुकसान तो हुआ ही हुआ। और एक बसे हुई जगह से दूसरी जगह को जाकर बसाना, उसमें भी राजकोष न समाप्त होगा, ठीक है। ये भी कुछ कारण रहे थे। और जो कत्यूरी कालीन बाद के शासक थे वो उतने अच्छे नहीं थे, योग्य नहीं थे, योग्य शासक नहीं थे, ठीक है। उन्होंने जनता को प्रताड़ित किया, ज्यादा कर लगाए। अब राजकोष समाप्त हो गया तो कहीं ना कहीं उन्होंने कर तो लगाना ही था, तो वो भी एक कारण रहा। और चौथा जो कारण था अराजकता के काल में, बाद में जो छोटे छोटे सीमांत शासक थे या फिर जो सामंत थे इनके, वो स्वतंत्र हो गए, ठीक है, वो स्वयं शासन करने लगे अपने एरिया में। तो उसी का फायदा, मतलब बाद में क्या हो गया? बहुराजकता का काल हो गया, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे भागों में ये बट गया। तो इसी दौरान जो बाहर के राजा थे, बाहर के नेपाल के राजा थे, उनकी दृष्टि भी यहाँ पड़ी। तो अशोक चल्ल का आक्रमण होता है, जो कराचल देव है उसका आक्रमण होता है, ठीक है। तो ये बहु जो अराजकता का काल था, उस काल में दो प्रमुख घटनाएं हैं, उसको भी हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। उत्तर कत्यूरी काल, इसको क्या बोलते हैं हम? बहु अराजकता युग, ठीक है। तो बहुत सारे भागों में ये बढ़ गया था। इस काल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उसमें पहली घटना है अशोक चल्ल का आक्रमण, और दूसरी है कराचल देव का आक्रमण, और जो तीसरी घटना है वो तैमूर लंग का आक्रमण। देखो ये एक ऐसा काल है जिस काल में गढ़वाल में पंवार वंश भी शुरू हो चुका था, कुमाऊं में चंद वंश भी चल रहा था, लेकिन उनका क्षेत्र क्या था? सीमित था। क्योंकि तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ? 1399 में, जो कि हरिद्वार में हुआ था। कराचल देव का 1223 में हुआ था, और अशोक चल्ल का 1191 में हुआ था। मतलब देखो इस काल में चंद वंश भी शुरू हो चुका है, पंवार वंश भी शुरू हो चुका है, ठीक है। वो सब क्या है? छोटे छोटे भागों पर शासन कर रहे हैं। हमने
आगे पढ़ना है गढ़वाल 52 गढ़ों में विभक्त था, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत कुमाऊं का देखो चंद वंश हम देखेंगे पूरा डीपली, लेकिन जो बाकी डोटी मल्ल ये सब चीजें हम नहीं देखेंगे इसमें, क्योंकि वहां से प्रश्न नहीं बनते हैं, तो फालतू बिल्कुल हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। जहां से प्रश्न बनता है वही चीजें हम देखेंगे। देखो अशोक चल्ल का आक्रमण 1191 ईसवी है सब, ठीक है, ईसवी, ठीक है। काचल देव का आक्रमण होता है 1223 में, और तैमूर लंग का भी होता है। इसमें जो अशोक चल्ल का आक्रमण है, देखो अशोक चल्ल कहाँ का रहने वाला था, नेपाल का, नेपाल का शासक था, ठीक है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से होती है, गोपेश्वर शिलालेख से, गोपेश्वर अभिलेख से, ठीक है। गोपेश्वर अभिलेख से इसकी जानकारी होती है, जो कि 1191 में अशोक चंद्र ने ही लिखवाया, ठीक है। इसके अलावा देखो एक बाड़ाहाट त्रिशूल लेख भी इसकी जानकारी देता है, जो कि कब का है, 1209 का है, मतलब इस काल तक ये यहाँ रहा था, ठीक है। इसकी जानकारी यहाँ से भी मिलती है, बाड़ाहाट त्रिशूल लेख से, ठीक है। तो गोपेश्वर अभिलेख से, दूसरा बाड़ाहाट त्रिशूल लेख से इसकी जानकारी मिलती है। मुख्यतः इसमें जो है वो गोपेश्वर अभिलेख है, ये आपने ध्यान रखना है। देखो क्राचल देव का आक्रमण 1223 में हुआ था, इसकी ये कहाँ का रहने वाला था, सबसे पहले दुलू, जो कि नेपाल में पड़ता है, ठीक है, नेपाल का था। इसने भी आक्रमण किया था, और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें, बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र, बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र, जो कि कब का है, 1223 का है, ठीक है, इसी का है। अब हमने देसठ देव का ताम्रपत्र भी देखा था बालेश्वर मंदिर से, उसका अलग ताम्रपत्र है, इसका अलग ताम्रपत्र है। बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र 1223 जो कि प्राचल देव का है, उसी ने, ठीक है, लिखवाया था। उसके अनुसार ही पता चलता है कि इसने आक्रमण यहाँ पर किया था। इसके अलावा देखो ऐतिहासिक साक्ष्यों से ऐसी भी जानकारी मिलती है कि तैमूर लंग जब वापस लौट रहा था, उसने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया था। जब वो वापस लौट रहा था, आक्रमण कब किया था, 1398 में। जब वापस लौट रहा था 1399 में, वो यहाँ हरिद्वार यमुना घाटी होते हुए भी गया था, हरिद्वार और उसके बाद देहरादून यमुना घाटी होते हुए वापस जा रहा था, तो उसने यहाँ पर भी आक्रमण किया, ऐसा ऐतिहासिक साक्ष्यों से हमें ज्ञात होता है, ठीक है। तो 1399 ईस्वी में इसने यहाँ पर किया था। इसकी एक आत्मकथा है, तैमूर लंग की आत्मकथा है, जो कि किस नाम से लिखी गई है, मुल्फुजात ई तिमूरी, मुल्फुजात ई तिमूरी, ठीक है, इस नाम से लिखी गई है। इस पुस्तक में उसने लिखा है कि उसने यहाँ के 2 शासकों से युद्ध किया था, जिसमें कौन कौन था, एक तो राय बहरूप था, ठीक है, राय बहरूप था। दूसरा क्या था, रतन सेन, ठीक है। जो राय बहरूप था ये गंगा द्वार के आसपास शासक था, और जो रतन सेन था ये कहाँ था, यमुना पार का शासक था, ठीक है। यमुना पार यानी कि हिमाचल साइड में, वहां का शासक था। तो उसने ऐसा लिखा कि उसने शिवालिक में, ठीक है, शिवालिक में जो निचला हिस्सा है उसमें एक तो गंगा द्वार में राय बहरूप से युद्ध किया था, साथ ही यमुना पार रतन सेन से भी उसने युद्ध किया था, ठीक है। ऐसी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तैमूर लंग की आत्मकथा है मुल्फुजात ई तिमूरी। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा, मुल्फुजात ई तिमूरी किसकी आत्मकथा है, तैमूर लंग की, ठीक है। तैमूर लंग ने उत्तराखंड में आक्रमण कब किया, 1399 ईस्वी में। बाकी साथ ही जो कुमाऊं में जागर कथाएं प्रचलित हैं, उसमें ऐसा भी माना जाता है, ऐसा भी बताया जाता है, बोला जाता है कि जो जिया रानी है उन्होंने भी तैमूर लंग को पराजित किया था, ठीक है। हालांकि लिखित ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, केवल जो जागर कथाएं हैं उनके आधार पर ही ये बताया जाता है कि जो जिया रानी थी उनका भी इनके साथ युद्ध हुआ था तैमूर लंग के साथ, और उसमें तैमूर लंग पराजित हुआ था, ठीक है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है, ये 2 युद्ध आपने ध्यान रखने हैं इसके। अब उसके पश्चात हम आगे जाते हैं और हमारा आ जाता है अब चंद वंश, चंद वंश, ठीक है। बहुत तेजी से आप लोग देखो आगे बढ़ रहे हैं, केवल 7 या 8 क्लासें हमारी अभी तक हुई हैं। आपने उत्तराखंड का जो भूगोल है उसमें आपने नदी तंत्र देखा, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति देखी, होमवर्क आप लोग कर रहे हैं लगातार, और साथ ही उत्तराखंड का इतिहास भी हम चंद वंश में पहुंच चुके हैं, चंद पंवार गोरखा और ब्रिटिश काल, केवल इतना इतिहास बचा, ठीक है। बाकी जो राज्य निर्माण आंदोलन केवल वो तो आधी एक क्लास में
समाप्त हो जाएगा, यानी कि लगा लो कम से कम 10 क्लासें आपकी, 10 से 12 क्लासें उत्तराखंड इतिहास की और आएंगी। बाकी उत्तराखंड भी हमने और भी पढ़ना है। साथ ही जो जिला दर्शन है मैं कल से शुरू कर रहा हूँ, समय आप लोग उसके लिए बताइएगा, ठीक है, किस टाइम हो क्लास में। लगभग 9 बजे मेरा विचार है रात्रि में देने का, ठीक है, क्योंकि रात्रि में सब लोग फ्री भी रहते हैं 9 बजे के आसपास, तो आप लोग उसको आसानी से देख भी सकते हैं। हाँ, डेटा का इशू हो सकता है, कुछ लोग दिन भर में, वैसे तो जो पढ़ाई करते हैं उन्हें फ़ोन ज़्यादा चलाना चाहिए नहीं, केवल पढ़ाई के उद्देश्य से ही, लेकिन यूट्यूब दो तरह के माध्यम आपको देता है। देखो, पढ़ाई जो कर रहे हैं उनके लिए सही भी है, नहीं भी है, क्योंकि यहाँ पर आपको अन्य तरह की चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शॉर्ट्स आ जाते हैं लगातार, स्क्रॉल करना, समय नष्ट करना, साथ ही डेटा भी अपना उड़ा देना। फिर बोलते हैं गुरुजी क्लास में तो बहुत ज़्यादा डेटा लग रहा है, लेकिन जो शॉर्ट वीडियो देखने में या फिर इस तरह की चीज़ें देखने में लगता है वो तो काउंट ही नहीं होता है ना। इंस्टाग्राम में इतनी सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें भी आप लोग देखो चलाओगे, इसके लिए भी समय मिलेगा आपको। फिलहाल जो पढ़ने का समय है उसको पढ़ने में निकालिए, बाकी चीज़ें बाद में होती रहेंगी, ठीक है। और कई सारे बच्चों को देखो फिजिकल का इशू है कि जो उप आबकारी निरीक्षक है उसमें फिजिकल होगा या नहीं होगा। जो विज्ञप्ति में मानक दिए हैं उसके अनुसार नहीं होगा, उसमें केवल आपका जो हाइट है वो दी गई है, ठीक है, और महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए वेट, बस ये दो ही चीज़ें उसमें दे रखी, तो उतना ही फिजिकल होगा उसमें, जब जो विज्ञप्ति में नहीं दिया है। बाकी यदि कराएगा आयोग तो फिर वो उसकी हो सकता है कुछ, लेकिन जो जितना चीजें होती है ना वो सब विज्ञप्ति में स्पष्ट होती हैं। तो विज्ञप्ति के अनुसार उप आबकारी निरीक्षक में केवल हाइट का है और साथ ही हाइट के अलावा वेट का है, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे चंदवंश की। चंदवंश का संस्थापक किसको माना जाता है? सोमचंद को। अलग अलग इसमें भी देखो मतभेद है, ठीक है। संस्थापक कौन है? संस्थापक है सोमचंद, ठीक है, जो कि सही है। अलग अलग मत अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा दिए गए हैं, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। कई कई इतिहासकारों का ये मानना है कि जो चंदवंश का संस्थापक था थोहर चंद था, लेकिन चंदवंश का जो वास्तविक संस्थापक है सोमचंद को ही माना जाता है। हालांकि इनके जो वास्तविक निवास स्थान है उस पर मतभेद है कि ये कहाँ से आए थे, हर किसी ने इसमें अलग अलग मत दिया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित मत है उसमें एक यही है कि ये झूसी का रहने वाला था, ठीक है, इलाहाबाद झूसी का रहने वाला था। वहां से मतलब वहां जो शासन था, जो राजा थे, उनका ये भाई था। तो कुछ ज्योतिषियों के द्वारा इसको बोला गया भाई तुम हिमालय की यात्रा पर जाओ, ठीक है। तो ये अपने साथ कुल 27 व्यक्तियों को लेकर यात्रा पर आया था और यात्रा करते करते कत्यूरी शासन में पहुंचा, ठीक है। कत्यूरी में जहां पर ब्रह्मदेव का शासन चल रहा था, हमने देखा था ब्रह्मदेव जो कि सबसे ज्यादा क्रूर शासक था, उसका शासन उस दौरान चल रहा था। तो इनके खान पान रहन सहन, ठीक है, उससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, ठीक है। मतलब जो ब्रह्मदेव था इम्प्रेस हो गया इनके खान पान रहन सहन, मतलब इस तरह की चीजें देख के उसे हो सकता है कि उसे विशेष लगा हो। तो उसने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद के साथ कर दिया, साथ ही अपने राज्य में से 15 बीघा जमीन इनको दी, ठीक है। जो सोमचंद है उसको 15 बीघा जमीन दी और साथ ही अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो उसी जमीन में जो सोमचंद है इन्होंने राजबुंगा किला स्थापित किया था। कहाँ पर? चंपावत में। फिर इनका एक कालू तड़ागी इनका सेनापति था, उसके सहयोग से इन्होंने जो स्थानीय राजा थे, रावत राजा, उनको पराजित करके चंपावत पर पूरा अधिकार कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से जो कहानी है वो मैं आपको पहले एक बार बता दिया हूँ। बाकी अब वो चीज हम यहाँ पर लिखाएंगे नहीं क्योंकि बहुत लंबा है, आपने केवल समझना है। झूसी से आया था, ज्योतिषियों ने बोला भाई हिमालय की यात्रा कराओ, तो यहाँ आ गए, यहाँ आके ब्रह्मदेव के शासन में गए। ब्रह्मदेव इनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ, उन्होंने अपनी बेटे का विवाह किया और साथ ही इसको 15 बीघा जमीन दी, ठीक है। इसने फिर बाद में इसका जो सेनापति था कालू तड़ागी, उसके सहयोग से क्या किया, जो स्थानीय शासक थे रावत राजा, उसको पराजित करके चंपावत पर अधिकार कर लिया और एक लंबे समय तक चंपावत में ही इनका साम्राज्य रहा था। फिर बाद में कालांतर में जो भीष्मचंद है उसके द्वारा आलमनगर की नींव रखी गई, जहां पर बालो कल्याण चंद ने आलमनगर में चंदवंश की राजधानी स्थानांतरित करी थी, ठीक है। उस चीज को हम धीरे धीरे हम देखते रहेंगे, लेकिन जो शुरुआत है चंदवंश की, संस्थापक कौन है? सोमचंद, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। उस समय कौन था? ब्रह्मदेव शासन कर रहा था, जो कि इसके रहन सहन से प्रसन्न हुआ था, ठीक है। इसने क्या क्या देखो, राजबुंगा किला बनाया था,
राजबुंगा किला, ठीक है, सोमचंद्र ने बनाया कहाँ पर? चंपावत में, चंपावत में। अब देखो वो स्टोरी में जो आपको बताया, चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, मैं तो यहाँ पर बोर्ड में नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा वो लिखने में हो जाएगा, ठीक है, तो उसको आप लोग लिख सकते हैं। राजबुंगा किला बनाया, ठीक है, अब किला बनाया तो उसने किलेदार भी नियुक्त किए, उसमें किलेदार इसमें नियुक्त किए। कौन कौन से किलेदार इसने नियुक्त किए? देखो इसमें कार्की बोरा किलेदार नियुक्त किए, ठीक है। कौन कौन थे? एक तो कार्की, आज भी पिथौरागढ़ में आपको कार्की लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है, बोरा ये भी मिलते हैं कुमाऊं में, तड़ागी और साथ ही चौधरी। इसने 4 किलेदार नियुक्त किए या फिर 4 फौजदार नियुक्त किए जिन्हें चाराल कहा जाता था, चाराल। तो क्वेश्चन बनेगा चाराल में कौन कौन शामिल थे? कौन कौन थे? देखो कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि किस चंद शासक के द्वारा सर्वप्रथम चारालों की नियुक्ति की गई थी? तो कौन था? सोमचंद। चंद वंश का संस्थापक सोमचंद, चारालों की नियुक्ति सोमचंद, राजबुंगा किला किसने बनाया? सोमचंद ने बनाया, ठीक है। इसके अलावा देखो जो सोमचंद था शिव का उपासक था, शिव का उपासक। अभी कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि इसमें स्थापना का समय नहीं बताया। देखो स्थापना का समय विवादित है, किसी किताब में आपको 1075 मिलेगा, कहीं पर आपको 700 कुछ मिलेगा, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है, इसलिए उसको लिखना और इस तरह की चीजें पढ़ना हमारे लिए उचित नहीं है। ऐसे स्थापना में कभी कभी जब सवाल बनता है ना तो आयोग स्वयं आपको सन दे देता है उसमें, इस सन इतने में चंद्रवंश की नींव किसने रखी थी। पहले इस तरह से जो गढ़वाल का पंवार वंश है उसके लिए प्रश्न बन चुके हैं कि सन 888 में पंवार वंश की नींव किसने रखी थी, ठीक है, तो ऐसे वहां पर बन जाएगा। तो ये जो चीज डाउट का है उसको डाउट में वहीं पर छोड़ दो, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें दे रखी है, बद्रीदत्त पांडे में अलग है, ठीक है, जो इतिहास के यशवंत कटौच उसमें अलग है, अजय रावत में अलग है, तो अलग अलग चीजें पढ़ने से बेहतर है हम उसको छोड़ दें, ठीक है। देखो शिव का उपासक था, इसने जो महरा और फरत्याल थे उनको विशेष महत्व दिया, ठीक है, महरा और फरत्याल, महरा और जो फरत्याल थे उनको इसने विशेष महत्व दिया, को विशेष महत्व, विशेष महत्व मतलब इनके जरिए ये क्या करता था? ग्रामीण शासन, इनके जरिए क्या करता था? एक ग्रामीण शासन, ठीक है, जो महरा और फरत्याल थे इनके जरिए ग्रामीण शासन करता था। तो इसी कारण इसे कुमाऊं में पंचायती राज का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, पंचायती राज का जनक। कुमाऊं में पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? सोमचंद को कहा जाता है, ठीक है, सोमचंद की यहाँ पर चर्चा हो रही है। महरा और फरत्याल दलों को इसने विशेष महत्व दिया, यानी कि राज्य की कोई मतलब विशेष बैठक हो रही है या फिर कुछ भी कोई निर्णय लिया जा रहा है तो हर चीज में महरा और फरत्याल दल हमेशा उनका भी बहुमत उसमें होता था, ठीक है। साथ ही उन्हीं के जरिए जो ग्रामीण प्रशासन है उसको देखता था, तो इसलिए कुमाऊं में पंचायती राज का जनक किसको बोला जाता है? सोमचंद को, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। इसका एक सेनापति था कालू तड़ागी, सेनापति कौन था? कालू तड़ागी। कालू तड़ागी क्या था? इसका सेनापति था। तो इसी कालू तड़ागी के सहयोग से इसने स्थानीय राजा को पराजित किया था, रावत राजा को, और पूरे चंपावत पर इसने अधिकार कर लिया था। वो लिखने की आवश्यकता आपको है नहीं, चाहूं तो आप लोग लिख लो, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे ही बता दे हूँ, स्थानीय रावत राजा को इसने पराजित करके कालू तड़ागी की सहायता से पूरे चंपावत पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो सोमचंद के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट आते हैं इतने ही आते हैं। संस्थापक कौन है चंद्रवंश का? सोमचंद है। राजबुंगा किला किसने बनाया? सोमचंद ने, ठीक है। किला बनाया मतलब किला कोई छोटा थोड़ा ना बनाया, एक दुर्ग टाइप का, जिसमें देखो एक महल भी होगा, ठीक है, छोटा छोटा कोई एक दो महल और हो सकता है, इसके चारों ओर 4 दीवारी भी होगी, एक मुख्य द्वार भी होगा, हो सकता है कहीं छोटे छोटे द्वार हो। तो इनकी रक्षा के लिए इसने 4 किलेदार भी नियुक्त किए, हो सकता है एक यहाँ, 2 यहाँ नियुक्त कर दिए, एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया। तो इनमें देखो कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी 4 तरह के नियुक्त कर दिए। इसी तरह के तो बनते हैं ना किले, ठीक है। तो 4 यहाँ पर नियुक्त कर दिए, ये क्या हो गए? चाराल। अंदर का शासन कौन देख रहा? महरा और फरत्याल। अब इसको सोचो ना, किलेदार हैं,
मेहरा और फरत्याल है, यहाँ पर राजा बैठा हुआ है जिसने राजबुंगा किला बनाया है, ठीक है। इसका एक सेनापति है। यहाँ पर जो अन्य राजा थे, रावत राजा, इसको पराजित करके इसने अपने सेनापति की सहायता से पूरे चंपावत में मिला लिया। अब क्या हो गया, पूरा इतना जो पूरे चंपावत का एरिया है, काली कुमाऊं वाला एरिया है, उसमें किसका शासन हो गया, सोमचंद का। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सोमचंद के पश्चात कौन आया, आत्मचंद। आत्मचंद आया, ठीक है। आत्मचंद के पश्चात कौन है, इसके बारे में कोई खास चीजें प्राप्त नहीं है। पूर्णचंद। आत्मचंद के बाद कौन आया, पूर्णचंद। और पूर्णचंद के बाद कौन आया, इंद्रचंद। यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। पूर्णचंद के बाद कौन आया, इंद्रचंद। बहुत ज्यादा घमंडी शासक था और अपने आप को इंद्र समझता था, ठीक है। बहुत ज्यादा घमंडी शासक था, अपने आप को क्या समझता था, इंद्र समझता था। कौन, इंद्रचंद। नाम भी इंद्र। तो ये क्यों स्पेशल है, इसने रेशम कारखाना स्थापित किया था कुमाऊं में। रेशम कारखाना, इसने कुमाऊं में रेशम कारखाना लगाया था और साथ ही रेशम उत्पादन और वस्त्र बनाने का कार्य किया था। रेशम उत्पादन प्लस वस्त्र बनाने का कार्य। कैसे वस्त्र, रेशम के वस्त्र, ठीक है। रेशम उत्पादन और उनके वस्त्र बनाने का कार्य इसने कुमाऊं में आरंभ किया था, ठीक है। किसने, इंद्रचंद ने। इंद्रचंद के इसी के काल की एक और प्रथा थी, पटरंग वाली प्रथा। पटरंग वाली प्रथा, ठीक है। किसके काल की थी, इंद्रचंद ने, इसी ने शुरू की थी और बड़ी गजब की प्रथा थी। जितना मर्जी उतना झूठ बोल लो, ठीक है। इस प्रथा में क्या होता था, जो रेशम के कपड़े बनते थे रेशम को रंगने के लिए, जैसे रेशम में रंग डाला और उसके बाद शहर में ये ढिंडोरा पीटा जाता था कि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग झूठ बोलें, ठीक है। झूठ बोलने से इनका ऐसा मानना था कि ये जितना ज्यादा हम झूठ बोलेंगे वो क्या होगा, उतना ज्यादा अच्छा रंग देगा। जो रेशम का कपड़ा वो उतना अच्छा ज्यादा रंग देगा। तो स्वयं राजा भी इसमें झूठ बोलता था, ठीक है। जैसे पूजा पाठ कर रहा है या उसके पश्चात तो स्वयं में उसके बाद आके प्रजा को बताएगा कि अभी वो वहां गया था, उससे मिला है। इस तरह की जो दकियानुसी बातें फालतू की, वो चीजें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर करते थे। इसमें पटरंग वाली प्रथा, मतलब झूठ बोलने की प्रथा। जितना ज्यादा झूठ बोलेंगे उतना जो रेशम का कपड़े में उनमें जो रंग लगाया गया, जो रंग किया गया, वो बहुत उससे ज्यादा चमकेगा, ठीक है। ये इनका ऐसा मानना था। तो क्वेश्चन बनेगा, पटरंग वाली प्रथा किससे संबंधित है, रेशम के कपड़ों में रंग करने से, ठीक है। इसमें झूठ बोला जाता था। तो क्वेश्चन इस तरह के तो नहीं बनते, लेकिन पटरंग वाली प्रथा पूछा जा सकता है किससे संबंधित है और कौन शासक था, यानी कि किस काल की है, ठीक है। एक तो क्या है, रेशम के कपड़ों में रंग करने से संबंधित है और दूसरा इंद्रचंद के काल की है। इतना हो गया समाप्त आपका। इंद्रचंद के पश्चात कौन आता है, संसार चंद। संसार चंद आता है। संसार चंद के पश्चात कौन आता है, सुधा चंद। इनके बारे में कोई खास चीजें नहीं है, ठीक है। सुधा चंद। इसके पश्चात कौन आता है, हरिचंद। हरिचंद, ठीक है। और हरिचंद के पश्चात कौन आता है, वीणाचंद। वीणाचंद। वीणाचंद कैसा शासक था, एक विलासी शासक था, ठीक है। विलासी शासक था। विलासी शासक कौन था, वीणाचंद था। इसके काल में खसों को मौका मिला कि वो कुमाऊं पर आक्रमण करें, ठीक है, यानी कि चंपावत पर आक्रमण करें। तो क्या किया, वीणाचंद के समय खसों ने चंपावत में आक्रमण करके उसको जीत लिया, ठीक है। वीणाचंद को परास्त करके जो चंदों का शासन था उस पर कब्जा कर लिया और लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। खसों द्वारा ये पराजित हो गया। कौन हुआ पराजित, वीणाचंद, ठीक है। इसको किसने किया, खसों ने इसको पराजित कर दिया और यहाँ पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, ठीक है। तो ये अपने यहाँ तक चंदवंश यहाँ तक देखना है। आगे हम देखते हैं वीरचंद के बारे में। देखो, आपने कुछ कुछ महत्वपूर्ण शासक ही इसमें ध्यान रखने हैं। इसमें पूरे 62-63 शासक आएंगे, इतने सारे आप याद नहीं रख सकते हैं। सोमचंद आपने ध्यान रखना है, उसके काल की सारी घटनाएं आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके अलावा आपने फिर नीचे इंद्रचंद ध्यान रखना है, फिर वीणाचंद। 3 अभी तक महत्वपूर्ण है, सोमचंद, इंद्रचंद और वीणाचंद। सोमचंद ने स्थापना करी, राजबुंगा किला बनाया, चाराल नियुक्त किए, महरल फतेहाल को महत्व दिया, ठीक है। जोशियों को दीवान नियुक्त किया था, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। दीवान कौन थे, उसके जोशी थे, ठीक है। और उसके अलावा फिर आया इंद्रचंद, जो महत्वपूर्ण है।
उसने रेशम कारखाना स्थापित किया, रेशम के कपड़े बनाने शुरू किए, रेशम का उत्पादन शुरू किया, और उसके अलावा पटरंग वाली प्रथा उसी के संबंधित है, ठीक है। फिर उसके पश्चात जो महत्वपूर्ण आया, वीणाचंद आया। वीणाचंद के काल में खसों ने आक्रमण किया चंपावत पर, उसको जीत लिया और लगभग वहां तक 200 वर्ष तक वहां पर शासन किया। वीणाचंद क्या था, एक विलासी शासक था, ठीक है। फिर आया वीरचंद। वीरचंद, ठीक है। वीरचंद क्या था, इसने खसों को परास्त कर दिया। खसों को परास्त कर चंपावत पर अधिकार, मतलब जो खस वीणाचंद को परास्त करके यहाँ पर आ गए थे, उन्हें हराकर वीरचंद ने पुनः क्या कर दिया, अपने जो चंदवंश है उसकी नींव रखी, पुनः से जो चंदवंश है उसको शुरू कर दिया, ठीक है। इसी के समय में अशोक चल्ल का आक्रमण हुआ था। अशोक चल्ल का आक्रमण, ठीक है, कब हुआ था, 1191 में। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, वीरचंद के समय में ही अशोक चल्ल का आक्रमण हुआ था। तो प्रश्न बनेगा, जिस समय अशोक चल्ल ने उत्तराखंड में आक्रमण किया था, उस समय चंदवंश का राजा कौन था? तो कौन था? वीरचंद था, ठीक है। वीणाचंद के पश्चात कौन आया है? वीरचंद, जो चौथा महत्वपूर्ण शासक है। बाकी बीच में आत्मचंद, पूर्णचंद, सुधाचंद, संसार चंद आपको याद रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पहला आपने सोमचंद देखा, इंद्रचंद देखा, फिर आपने वीणाचंद देखा, वीरचंद। इसके बाद आया था देखो अशोक चल्ल, ध्यान रखिएगा ये वैरात कुल का था। वैरात कुल, अशोक चल्ल है, ठीक है, वैरात कुल इसका ये शासक था। वीरचंद के पश्चात कौन आता? थोहर चंद। थोहर चंद जो कि 23वां शासक था, बीच के हमने सब गायब कर दिए, देखो अब 23वां शासक था, ठीक है। थोहर चंद कौन था? 23वां शासक था। तो कई सारे जो इतिहासकार हैं उनके अनुसार थोहर चंद ही इस वंश का संस्थापक था, लेकिन जो थोहर चंद है ये 23वां शासक था, ठीक है। स्थापना किसने कर दी थी? सोमचंद ने। तो अलग अलग मत हैं, जो ज्यादा प्रमाणिक है वो कौन सा है? सोमचंद वाला, ठीक है। फिर आया देखो त्रिलोकचंद, जो कि 25वां शासक था, ठीक है। त्रिलोकचंद कौन था? 25वां शासक था। 1296 से 1303 तक ये शासन किया था, ठीक है। 1296 से 1303 तक इसने शासन किया था। इसके जो महत्वपूर्ण घटना है, इसने छखाता को जीता, ठीक है। भीमताल का प्राचीन नाम था छकाता। भीमताल का प्राचीन नाम क्या था? छकाता, ठीक है। छकाता को इसने जीता था, और उसके अलावा इसका जो महत्वपूर्ण कार्य था, छकाता को जीता और अपने राज्य में मिला, भीमताल में किला बनाया एक। भीमताल में किले का निर्माण, किले का निर्माण, ठीक है। तो इसने छखाता यानी कि जो भीमताल वाला एरिया है उसको जीतकर चंद राज्य में मिलाया था, और साथ ही भीमताल में एक किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। अभी तक हमने देखा था किसी भी चंद शासक ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया था कि किसी दूसरे राज्य को मिलाकर अपने में शामिल किया जाए, लेकिन जो त्रिलोक चंद है ऐसा पहला शासक था जिसने छखाता भीमताल को जीता और वहां पर एक किले का निर्माण किया, साथ ही उसको अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है। तो इस प्रकार राज्य विस्तार करने वाला पहला चंदवंशी शासक कौन था? त्रिलोकचंद। 25वां शासक है, ठीक है। 25वां शासक है त्रिलोकचंद, और थोहरचंद 23वां शासक है। वीरचंद कौन सा है? वीरचंद। इसके समय में देखो खसों को इसने परास्त कर चंपावत पर अधिकार पुनः किया था, और साथ ही अशोक चल्ल का इसी के दौरान आक्रमण हुआ था। तो आज हम यहीं तक चंदवंश करते हैं। अब अगली क्लास में हम देखेंगे अभय चंद, ठीक है। अभय चंद हम देखेंगे, और साथ ही अन्य गरुड़ ज्ञान चंद जो अति महत्वपूर्ण शासक है, रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद, हम सारे इसमें चर्चा करेंगे। उनकी एक एक चीजें इस क्लास के माध्यम से हम नोट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज आप लोगों के लिए जो होमवर्क रहने वाला है, इसको ये तो ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होमवर्क ही है, ठीक है। मैंने कहाँ तक जो दिवस दिए हैं, कहाँ तक दिए हैं, शायद अप्रैल तक आपको दे दिए हैं। यदि मई तक दे दिए तो जून का, यदि अप्रैल के दे दिए तो मई के, ठीक है। मई के प्रमुख दिवस आपने देखने हैं, ठीक है। मई के प्रमुख दिवस आपने देखने हैं। दूसरा, राज्य के संस्थान आपको पता हो गए, राज्य की किताबें आपको पता चल गई हैं सारी। प्रमुख व्यक्तित्व आपका चल रहा है, ठीक है। अभी प्रमुख व्यक्तित्व ये आपने करने हैं। तीसरा देखो मुहावरे और पर्यायवाची शब्द, तद्भव, तत्सम, वो सब चीजें आपने स्वयं से देखना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ
जैसे जैसे आपको समय लगता है प्रतिदिन आपने उसको रिवीजन करते रहना, रोजाना उसको आपने पढ़ते रहना, ठीक है। तीसरा आपका देखो, मई के प्रमुख दिवस हो गए, प्रमुख व्यक्तित्व हो गए, प्रमुख उपनाम मैं करा चुका हूँ राज्य के, ठीक है, प्रमुख उपनाम भी मैं करा चुका हूँ, और प्रमुख उपनाम नहीं कराया अभी, जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उत्तराखंड के व्यक्तियों के प्रमुख उपनाम ये नहीं कराया अभी तक का। जो मैंने आपको दिया था वो था उत्तराखंड के जो स्थान है उनके प्राचीन नाम और उपनाम, ठीक है। जो उत्तराखंड के व्यक्ति हैं उनके प्रमुख उपनाम आपने ये एक करना है, प्रमुख व्यक्तित्व आपने देखने हैं, मई के प्रमुख दिवस आपने देखने हैं, ठीक है, और साथ ही पुराना रिवीजन आपने पूरा करना है, पुराना रिवीजन आपने करना है, प्लस इसमें एक और चीज जोड़ लो, भारत के दर्रे, ठीक है, भारत में जितने भी दर्रे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में है, फिर हिमाचल में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मणिपुर में है, ठीक है, और नीचे फिर जो महाराष्ट्र है वहाँ है, केरल में है, तो कुछ दर्रे जो 8-10 राज्यों में आपने सारे दर्रे याद करने हैं, ठीक है, तो सारे दर्रे हो गए, और भारत के दर्रे हो गए सारे, पुराना रिवीजन आपने करना है, प्रमुख उपनाम आपने देखने हैं, प्रमुख व्यक्तित्व उत्तराखंड के आपने देखने हैं, और मई के प्रमुख दिवस आपने देखने हैं, ठीक है। तो कुल ये 5 टॉपिक आपके होमवर्क के लिए हैं आज। आप लोग जरूर बताइएगा होमवर्क आपका पूरा होता है या नहीं होता है, या फिर इसको कम करना है, यदि हो जाता तो फिर इसको बढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप लोग करेंगे उतना ही आपको इसका फायदा होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।